यूपी में पारिवारिक लाभ योजना पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। आवेदन के सभी दस्तावेज का सत्यापन भी संबंधित पोर्टल से ही कराया जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ देती है। इसमें कमाऊ मुखिया के निधन होने पर उस परिवार की एकमुश्त 30,000 रुपये की मदद दी जाती है, बशर्ते मृत्यु के समय मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष से कम हो और मृत्यु के साल भर के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया हो। पिछले कुछ वर्ष से इस योजना में बड़े घपले सामने आए हैं। पति के जीवित रहते महिलाओं को योजना का लाभ दे दिया गया। बड़े पैमाने पर समाज कल्याण और राजस्व विभाग कर्मियों की मिलीभगत पता चली थी। रिपोर्ट भी हुई, दर्ज कराई गई। नई व्यवस्था के तहत इस योजना में ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदक की मृत्यु व आय व निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पोर्टल से मिलान कराया जाएगा। CRS पोर्टल पर दिए गए ब्यौरा में मृतक की पत्नी का नाम भी दर्ज होता है। इसमें कोई गलत व्यक्ति आश्रित बनकर योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके आधार पर प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी की गई है, यानी दिए गए विवरण का मिलान आधार से किया जाएगा। साथ में आधार से जुड़े बैंक खाते में ही धनराशि भेजी जाएगी। आय व निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन भी राजस्व विभाग की वेबसाइट से किया जाएगा। निदेशक समाज कल्याण पवन कुमार ने बताया कि पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन पोर्टल का ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में सभी लाभार्थियों को इस नई व्यवस्था के तहत सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा। समान नागरिक संहिता का इसे बिल्कुल उचित समय चल रहा है, क्योंकि देश की आबादी और अलग अलग प्रकार से जो सभी धर्म अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई में आवश्यक है। एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म, जाति और लिंग के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मुद्दों पर समान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की मांग को निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि सरकार के लिए आदर्श है परंतु परिवर्तनीय नहीं है। समान नागरिक संहिता के पक्षकारों का मानना है कि पंथ निरपेक्षता, समानता, महिला सशक्तिकरण, समाज में सुधार और न्याय प्रणाली में सरलीकरण होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ये सब चीज लागू हो तो सब एक साथ हो, जब अगर सिस्टम चलेगा तो किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं होगा। समान नागरिक संहिता के विरोधी भी हैं, उनमें उनका मानना है, जैसे उसमें कुछ लोग जो हैं मुसलमान पंथ में हैं, कुछ हिंदू में हैं, से पारसी, सिख, क्रिश्चियन समुदाय में कुछ हैं जो मानते हैं कि उनके पंथीय पहचान, परंपरा, संस्कृति, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता पर प्रहार होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से अगर पूरे देश को एक करने की कवायद नहीं की गई तो नहीं कही जा सकती कि आने वाले समय में विघटनकारी शक्तियां भी उसी हिसाब से पैदा होती रहेंगी, और इसलिए इस कानून का होना बहुत आवश्यक है। और नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता पर 1956 में पहली बार लॉ कमीशन की स्थापना हुई, जो 2018 में 22वें संस्करण में UCC के पक्ष में प्रतिबंधकों को हल करने के सुझाव प्रस्तुत किए गए। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जो है समान नागरिक संहिता पर पुनः चर्चा करने की पहल की, और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके लिए समितियां बनाई गई। आपको नागरिक संहिता के बारे में क्या कहना है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या ये भारत देश के लिए उचित होगा? आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर दें और ये भी बताएं कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। दुखद समाचार है, पत्नी की विदा कराने ससुराल जा रहे युवक की बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार की शाम लगभग 5:30 बजे थाना कटरा क्षेत्र के गांव भोजपुर मितवा निवासी 25 वर्षीय प्रमोद कुमार कश्यप बाइक से ससुराल थाना तिलर क्षेत्र के गांव धीमर रोटिया में पत्नी की विदा कराने जा रहे थे। इसी दौरान गांव बिरसिंहपुर में निगोई से तिलर की ओर आ रहे ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। एम्बुलेंस में प्रमोद को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर ससुराल पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए।
प्रमोद खेतीबाड़ी करता था। प्रमोद की पत्नी और 2 बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया प्रमोद हेलमेट नहीं लगाया था। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक सहित चालक को पकड़ लिया गया, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको आगे भी बताई जाएगी। अक्सर ट्रेनों में फर्जी टीटीओं की ये जो है बातें सामने आती रहती हैं। इनके ऊपर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई होती, क्यों आखिर इस प्रकार के टीटी पनपते रहते हैं। फिर एक बार डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस में चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़े गए फर्जी टीटी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। टीटी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे को जीआरपी थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अवध असम एक्सप्रेस के टीटी राकेश कुमार ने 12 जून को 15/909B2 कोच में चेकिंग के दौरान 2 युवकों से टिकट मांगा तो उन्होंने खुद को टीटी बताया। एक ने वर्किंग स्टेशन इज्जत नगर बरेली व नाम ऋतिक सोनी पर टिकट कलेक्टर हेडक्वार्टर लिखा आई कार्ड दिखाया। उसने खुद को गादियाना मोहल्ले का रहने वाला बताया। उसका साथी टीटी की यूनिफॉर्म में था। उसने अपना नाम सचिन निवासी गादियाना चुरंगी बताया। शक होने पर टीटी राकेश कुमार ने तुरंत ही ट्रेन स्क्वाड को सूचना दी। सुरक्षाकर्मी दोनों को हिरासत में ले लिया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस रेलवे कॉलोनी निवासी टीटी राकेश कुमार ने ऋतिक और सचिन के खिलाफ मुरादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। चूंकि ट्रेन में दोनों शाहजहांपुर से चले थे, इसके बाद मुकदमे की विवेचना शाहजहांपुर जीआरपी को सौंप दी गई है। इस प्रकार की आए दिन घटनाएं होती हैं और लोगों को जो है फर्जी टीटी जो है काफी ठगते रहते हैं और उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं रोकने के कड़ी कार्रवाई और कड़े निर्देश और इस प्रकार के जो है आई कार्ड वगैरह जारी किए जाएं जो कि फर्जी न बन सके। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए गाइडलाइन शुक्रवार को जारी कर दी गई। 17 जून से प्रवेश के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 6 जुलाई है। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। कुल सचिव डॉक्टर राजीव चौधरी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विद्यार्थियों और संबद्ध कॉलेजों से सुझाव के तहत प्रवेश प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर पूरी किए जाने का निर्णय लिया गया है। कॉलेजों को ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवेश ऑनलाइन मोड पर होंगे। आरक्षण के मानकों और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को ध्यान में रखकर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए पोर्टल पर आवेदन करते समय 150 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। विद्यार्थी अधिकतम 10 कॉलेजों का विकल्प चुन सकते हैं। किसी कॉलेज द्वारा प्रवेश नियमावली का उल्लंघन किए जाने प्रवेश पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी दी है। विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाने के लिए कॉलेजों ने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करना होगा। कॉलेज को प्राप्त आवेदनों में स्क्रूटनी के पर मेरिट तैयार करनी होगी। जिन छात्रों को अब 2023-24 में प्रवेश चाहिए हो वो तुरंत इस गाइडलाइन और इस अधिसूचना के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें। छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालयों में हमेशा छात्र संघ के चुनाव होते रहे, लेकिन इस समय चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर के महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु उपाध्याय को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है महात्मा ज्योतिष फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालयों में परीक्षा का हवाला देकर शिक्षण कार्य ठीक से 2-3 महीने